Yes, sir. Recording message मिला? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. So let me start. Morning again to all of you, sir. Basically, इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास है सर. इक्विटी डेरिवेटिव में सर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में बेसिक्स लेवल में काफ़ी डिस्कस किए. मतलब ऑप्शन के अंदर जो डिटेल्स जानना चाहिए, फ्यूचर के अंदर जो डिटेल्स जानना चाहिए. अब आगे जाके जो ऑप्शन ट्रेडिंग में करना है दैट इज स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है. मतलब ऑप्शन में स्ट्रैटेजी कैसे लेना है एज एन ऑप्शन ट्रेडर, आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ आगे आगे डिस्कस करूंगा. बट सर आज थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक में थोड़ा जा रहा हूँ. इक्विटी डेरिवेटिव का ही पार्ट है. थोड़ा स्टार्टिंग लेवल में इसके बारे में मैंने बात किया था, बट मैंने डिटेल्स में इसका डिस्कशन नहीं किया. ठीक है. और टॉपिक है सर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी. इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या है सर, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो सर अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स. ठीक है. मतलब कॉन्सेप्ट इज ये जो हम लोग सेंसेक्स निफ्टी ये सब देखते हैं ना सर, है ना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिसेस है इसको सेंसेक्स कहते हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इसको निफ्टी कहते हैं. ठीक है. या फिर आप इंडिविजुअल लेवल में भी अलग अलग इंडेक्स हम लोग देख सकते हैं, लाइक बैंकिंग सेक्टर का अलग से देख सकते हैं, है ना, बैंक निफ्टी जिसमें ट्रेड किया जाता है. हाँ, गुड मॉर्निंग सुनील सर. ठीक है. जैसे बैंकिंग तो एक सेक्टर क्वेश्चन है का. मेरा इसका, हाँ, बोलो. तो हम लोग बीएससी में ट्रेड क्यों नहीं लेते हैं? बीएससी ट्रेड नहीं होता सर, मैं बोला था. बीएससी में ट्रेड नहीं होता. बीएससी में आप ईटीएफ ले सकते हो, बट बीएससी ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली वो सेबी का परमिशन नहीं है बीएससी में. जैसे सेंसेक्स में सर 5000 से ऊपर स्टॉक है तो उसमें भी तो ले सकते हैं ना हम लोग बीएससी ठीक काउंटर है, में. जो भी 5000 स्टॉक है बीएससी में, वो उसका बहुत सारा स्टॉक एनएससी में भी लिस्टेड है. मतलब मैक्सिमम 90% आपको ऐसा दिखेगा कि जो बीएससी में है वो एनएससी में भी. ठीक है. तो ट्रेड के लिए एक्चुअली 2000 से पहले हमारे देश में ट्रेडिंग ही नहीं होता था. ठीक है. मतलब ये जो आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग जो चलता है, ये ट्रेडिंग सिस्टम तो पहले था ही नहीं. ठीक है. तो ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत कंट्रोलिंग चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट इसको बीएससी लेवल, एक्चुअली बीएससी में काफी ज्यादा हुआ है सर. उस जमाने में बीएससी तो पुराना है ना, तो बीएससी बहुत ज्यादा प्राइवेट कंट्रोल में चलता है. तो अभी भी उसके अंदर प्राइवेट कंट्रोलिंग है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सारा इंडियन बैंक को भी बीएससी में दिया गया. अभी गवर्नमेंट कंट्रोलिंग आ चुका है, बट फिर भी वो एक पुराना कॉन्सेप्ट है. तो गवर्नमेंट ने एनएससी को इसीलिए बिल्डअप किया ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग रहे. ठीक है. तो इसलिए ट्रेडिंग करना है तो एनएससी ठीक है. बीएससी ट्रेडिंग होता नहीं है. ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वगैरह होता है, जो आप बीएससी के थ्रू से भी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट ट्रेड नहीं होता है. ठीक है. वो सेबी का परमिशन नहीं है. ठीक है. अच्छा, तो चलो सर आज इंडेक्स के बारे में ही एक्चुअली मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. लास्ट मैंने आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक इंटरेक्शंस मैंने स्टार्ट करना है मुझे, बट मैंने ग्रीक के बारे में डिटेल्स आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूँ. मतलब जो ऑप्शन ग्रीक था, ठीक है, मैं एक बार आपको बताता हूँ. जैसे बेसिकली वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूंगा मैं. इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस हो गया, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में स्टार्ट करूंगा. मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा. बट स्ट्रेटेजी बात करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ इंडेक्स वगैरह के बारे में आइडिया ले लेते हैं सर. उसके बाद मैं आपके साथ ग्रीक इंटरेक्शन भी करूँगा. ठीक है. तो एक्चुअली बहुत सर दिनों से, वेगा लास्ट हो गया था क्या? हाँ, वेगा लास्ट में करा दिया था सर. ठीक है. पूरा वेगा कंप्लीट का, कर दिया क्या? हाँ, वेगा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको. ठीक है. तो बस उसका अभी, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा. अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगा. तो वेगा का पूरा हो चुका था, बट अभी आगे क्या करना है, ये डेल्टा गामा वेगा थीटा, ठीक है, इसका जो इंटरक्शन, मतलब आप इसको कैसे इंटरेक्ट करोगे. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. दैट इज केस स्टडीज. ठीक है. मतलब केस स्टडीज में क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा फ्यूचर में या ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसको मैं एक्चुअली स्ट्रेटेजी के थ्रू से आप लोगों के सामने अलग अलग केस स्टडीज करूंगा. तो आपका इतना दिन का जो इतना परिश्रम है, इतना जो दिमाग आप लोगों का मैंने खाया, आप लोग भी दिमाग बहुत यूज किए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट रहेगा. और एक टॉपिक है सर एम टू एम एंड पीएल कैलकुलेशन, लाइक और फिजिकल सेटलमेंट का. ये टॉपिक इक्विटी डेरिवेटिव के लिए भी बहुत वाइटल है, नॉट जस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग.
ठीक है। इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड एज वेल एज फिजिकल सेटलमेंट, ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये भी मैं बात कर लूँगा सर, छोटा सा टॉपिक है, ये हो जाएगा। बट सर आज का टॉपिक है सर इंडेक्स। इंडेक्स को अंडरस्टैंड करना, जो इक्विटी डेरिवेटिव, अगर मैं इंस्टीट्यूट का जो एनआईएसएम का मैट है, अगर मैं एनआईएसएम का मटेरियल को देखूं तो ये चैप्टर 2 में आता है सर, ठीक है, चैप्टर 2 में आता है। और आप अभी कराने की बात कर रहे हैं सर, क्या करूं बोलो, ये ऑप्शन इतना डिटेल्स है, खत्म ही नहीं होता। हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन इतना डिटेल्स है, खत्म ही नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा चीज बताने को। अच्छा, तो ये आपका इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। आप फ्यूचर मार्केट के स्टार्टिंग में मैंने डेरिवेटिव में बहुत बात करी है, सो बेसिक्स और नहीं बताना आपको, डायरेक्टली मैं इंडेक्स में लेके चलता हूँ। अब इंडेक्स इन द सेंस, इंडेक्स इन द सेंस कि ये जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सब क्या है, जैसे ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे आज का मार्केट देख लो एक बार, देख लेना चाहिए, 17,470 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये जो निफ्टी 50 बना है, ठीक है, निफ्टी 50 में इंडिया का टॉप 50 मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो कंपनीज है, ठीक है, उनका एक वेटेज के थ्रू से बनाया गया है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है, ये वेटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके पीछे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वही मुझे आपको बताना है। जैसे ये निफ्टी 50 है, सिमिलरली आप सेंसेक्स देख सकते हो, ठीक है, ये रहा सेंसेक्स, ठीक है, ये बीएसई का होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो जैसे बीएसई सेंसेक्स में, जैसे सेंसेक्स कितना चल रहा है सर, 58,949, ठीक है, मतलब ये भी काफी अच्छा खासा भी बुलिश रन में है, ठीक है, वो रहने दो, उससे सारा दिन ये चलता रहता है, ये सब कभी आप कभी डाउन, ठीक है, जिंदगी भर यही चलेगा सर, जिंदगी जैसे अप डाउन में चलता है, स्टॉक मार्केट भी अप डाउन में चलता है। जिंदगी के साथ स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारा लाइफ भी कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, और कभी कभी ना थोड़ा सा जैसे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कोई झील नहीं है, झील समझते हो, ऐसा लगता है कि जैसे चलो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लाइफ थोड़ा सा थम गया है, ठीक है, साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ठीक है, और फिर अचानक मार्केट गिर, मतलब जैसे जिंदगी में कभी कभी बहुत दुख का दिन आ जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लो लगता है, ठीक है, तो मार्केट भी लो हो जाता है, फिर जैसे जिंदगी में फिर से एक मोटो आ जाता है, वैसा ही मार्केट में भी एक बुलिशनेस आ जाता है। तो मार्केट एंड लाइफ पैरेलल पैरामीटर में चलता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, छोड़ो। अच्छा, मार्केट का कैरेक्टर तो बहुत सुना आप लोगों ने, इंडेक्स का कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बात होना चाहिए सर, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेन मेन जो पॉइंट में बात करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडिसेस, attributes of an index, index management, major indices in India and application of indices। तो ये ओवरऑल एरिया है जो से भी चाहते हैं कि हम लोग जाने सीखें, ठीक है। तो चलो सर आपको पढ़ा दें, ठीक है। इसके लिए मैं एनआईसीएम का जो स्टडी मैट है उसी को यूज कर रहा हूँ सर, आप लोग के पास ऑलरेडी मैंने पहले भी शेयर कर चुका था, मैंने फिर से एक बार शेयर कर दिया, आप लोग चाहो तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो जैसे ये इंडेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, निफ्टी, है ना, ये जो इंडेक्स बिल्डअप होता है इसके पीछे स्टैटिस्टिक का काम करता है। स्टैटिस्टिक्स, लोग बचपन से स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनते हो, पढ़े भी हो स्कूल में, कॉलेज में, है ना, काफी बार यूनिवर्सिटी लेवल में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग है ये, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके हम लोग एक्चुअली इंडेक्स बिल्ड करते हैं। तो ये जो हमें दिखता है ना, सेंसेक्स कितना चल रहा है, 17,000 चल रहा है, सॉरी 58,000 चल रहा है, निफ्टी कितना चल रहा है ना, 17,000 चल रहा है, और इसी को लेके सारा दिन मारपीट चलता है दिमाग में कि बढ़ गया, उठ गया, कम गया, इस तरह का, ठीक है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ठीक है। सो इंडेक्स इज एन स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इंडेक्स इज a statistical indicator that measure the change in the economy basically, ये इकोनॉमी का चेंज को भी बताते हैं। इंडेक्स इज a statistical indicator that measures the change in the economy, इकोनॉमी में क्या बदलाव हो रहा है इसे बताने के लिए इंडेक्स बहुत काम आता है सर। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली हमें इंडियन इकोनॉमी का जो मिरर है, आप इसको बोल सकते हैं, इट्स लाइक मिरर। जैसे अगर आप निफ्टी को बुल देखते हो या सेंसेक्स को आप बुलिश मोड में देखते हो, बुलिश मोड इन द सेंस मार्केट में जब आपको मूवमेंट नजर आता है, इट्स लाइक
मोमेंटम नजर आता है, लाइक बुलिश मोमेंटम, ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में ग्रोथ है, ठीक है। तो ऐसा नजर जब भी आता है तो आप ये समझ लेना कि ये आपको मिरर दिखाना चाहता है, आईना दिखा रहा है कि भाई मार्केट में भी, इकोनॉमी में थोड़ा, इकोनॉमी में जान है, ठीक है। और जब जब मार्केट थोड़ा डाउन जाता है कम जरूरत से ज्यादा, तो आप समझना कि मार्केट थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट के साथ है। मतलब लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन, लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन, आखिर इंडेक्स जो भी शो करता है ना, वो डेली का मार्केट का छवि हो, मतलब डेली डेली का इकोनॉमी का छवि हो, या फिर लॉन्ग रन या शॉर्ट रन में इकोनॉमी का जो पिक्चर हमें देखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं यही बता देता है। सेंसेक्स निफ्टी से आप इंडियन इकोनॉमी का, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी में और भी इंडेक्सेस है, उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई कैसा है। बट हमेशा मार्केट है सर, थोड़ा बहुत कभी कभी बिना कारण का भी रिएक्ट कर बैठता है, ठीक है। तो वो भी होता है, बिना कारण का भी रिएक्शन देखने को मिलता है, और लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको रीजनेबल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इन जनरल और इन पर्टिकुलर एरियाज। इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में बात करते हैं, एन इंडेक्स इज द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, ये बेसिकली और कुछ नहीं, सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटीज के अंदर सिर्फ शेयर ही नहीं होता, जैसे सेबी हमें ये सब कोर्स के बारे में क्या बताते हैं, सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन, ये जो हम लोग एनआईएसएम के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, एनआईएसएम हमें एक्चुअली जो बताता है, ये क्या बताता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, है ना। हम लोग जब एनआईएसएम के साइड में जाते हैं तो एनआईएसएम हमें क्या बताता है सर, इट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। देखो एक वेबिनार आने वाला है, इसका बोल रहे इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर वेबिनार है, चाहे तो देख सकते हो, फ्राइडे को है, नवंबर 4 को, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट क्यों बोला, सिक्योरिटी मतलब क्या शेयर्स होता है सर, सर सिक्योरिटी मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं होता, सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड होता है, सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर होता है, सिक्योरिटी मतलब म्यूचुअल फंड्स भी होता है, सिक्योरिटीज मतलब बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसके बेसिस पे एक एक बिजनेस को, एक एक कंपनी को बेसिकली पैसा मिलता है, और उसका एक सिक्योरिटी मिलता है जिसके थ्रू से वो अपना बिजनेस को आगे रन कराता है, ठीक है। सो सर्टिफिकेशंस भी उसी तरह से होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्टिफिकेशंस मिलता है, सर्टिफिकेशन जो एग्जामिनेशन होता है। आज के डेट में सेबी का, एनआईएसएम का करीब 30 टाइप ऑफ एग्जाम हो चुका है, 30 टाइप्स ऑफ, ठीक है, देयर आर 30 टाइप्स ऑफ एनआईएसएम का एग्जाम, और सारे के सारे आखिर वही सिक्योरिटी मार्केट को मेंटेन करने के लिए। उसमें से टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, ये सब वन ऑफ द पॉपुलर एग्जामिनेशन है सर, जो आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन ले रहे हैं, ठीक है। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट इतना कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटीज जो भी हमें दिखता है, ये एक्चुअली पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज होता है, और उसी का इंडेक्स हमें नजर आता है, रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर मार्केट और ए पोर्शन ऑफ द मार्केट, या तो पूरा मार्केट को दिखा देता है, या तो किसी पर्टिकुलर मार्केट का जो पोर्शन है उसको दिखाते हैं। इसके लिए बेस्ट है अगर मैं आपको निफ्टी 50 शो करूँ, अगर आप एनएससी के साइड में जाओगे ना, एनएससी के साइड में जाके अगर आप निफ्टी 50 को देखते हो, ठीक है, निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, अगर आप उसे देखते हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा इन द सेंस कि आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये जैसे निफ्टी 50 का आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब इसमें निफ्टी 50 प्री ओपन निफ्टी 50, एक मिनट, अच्छा मुझे यहीं पर दिख गया, फालतू में इधर उधर घूम रहा हूँ। ये देखिए सर, ये एनएससी का न्यू साइट है, इसमें अगर आप चेक करें तो निफ्टी 50 के अंदर सिप्ला है, एनएससी, नेस्ले इंडिया है, यूपीएल है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, दिखाई दे रहा है? हेलो प्रिया, ज्योति, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ऐसे 50 कंपनी में पहले भी दिखाया आप लोगों को, ये सब आप लोगों को पुराना हो चुका है, लेकिन मैं आपको निफ्टी 50 में क्या है नहीं है ये मेन बात नहीं है, मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कि ये जो 50 कंपनी है यहाँ पर, जिसको लेके ये निफ्टी को बनाया गया है, ये निफ्टी 50 को बनाया गया है, निफ्टी 50 नहीं, आपको यहाँ पर और भी अलग अलग इंडेक्स दिखेगा, ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस में निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250, मिड स्मॉल का मिक्स्ड अप 400, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ठीक है। इवन सेक्टोरल इंडिसेस, मतलब अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखो, ऑटोमोबाइल का अलग से बनता है, बैंक का अलग से बनता है, एनर्जी का अलग से बनता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग से बनता है, एफएमसीजी का, आईटी का, मीडिया का,
मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक मतलब सरकारी बैंक का, निफ्टी रियलिटी सेक्टर्स, प्राइवेट बैंक का अलग से बनता है, ठीक है। थीमेटिक भी होता है जिसमें कॉमोडिटी मिक्स्ड अप होके होता है, इंडियन कंजम्पशन होता है, ठीक है। ये थीम बेस्ड इंडिसेस भी बनता है सर। स्ट्रैटेजी बेस्ड भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, ये सब एनएससी बिल्डअप करता है सर। आप मोटा मोटी कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, तो धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे आप लोग डेवलप कर सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट इज दैट ये जो बनाया जाता है, इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बनता है, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिकली वो लोग क्या यूज करते हैं सर। ईच इंडेक्स हैज इट्स ओन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। यस, हर एक इंडेक्स का अपना अपना कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी होता है एंड यूजुअली इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए चेंज ऑफ फ्रॉम ए बेस वैल्यू, ठीक है। और वो अपना बेस वैल्यू से जो चेंजेस होता है उसको भी बताता है। द बेस वैल्यू माइट बी एज रिसेंट एज द प्रीवियस डे और मेनी इयर्स इन द पास्ट, ठीक है। मतलब पुराना डेटा भी होता है, रिसेंट डेटा भी होता है। और जो परसेंटेज चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू। मैं समझाता हूँ क्या है। फाइनेंशियल इंडिसेस आर क्रिएटेड टू मेजर प्राइस मूवमेंट, स्टॉक का मूवमेंट बताने के लिए, बॉन्ड का मूवमेंट बताने के लिए, ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करता है, एंड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में ये इंडेक्स बन सकता है। More specifically, a stock index is created to provide market participants, मतलब हम आप जैसे लोग, ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, और एवरेज शेयर प्राइस का मूवमेंट को बताना इन द मार्केट। ये एक्चुअली इंडेक्स का मेन पर्पस है, जो आप लोग जानते हो। हम लोग निफ्टी 50 यही सब तो देखते रहते हैं सारा दिन। So broad indices are expected to capture the overall behavior of the equity market and need to represent the return obtained by typical portfolio in the country, ठीक है। मतलब ये जस्ट इंडिया का ही नहीं, इवन इंडिया के बाहर अगर आप किसी और कंट्री का भी देखोगे ना, लाइक अगर मैं आपको गूगल फाइनेंस में लेके जाता हूँ 2 मिनट के लिए, तो वहां पर आपको फॉरेन इंडेक्स भी नजर आएगा, ठीक है। फॉरेन इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 देख सकते हो आप, है ना। सॉरी, इंडियन में निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप। अगर आप यूएस मार्केट में जाओगे तो यहाँ पर डाउ जोन्स, डाउ मतलब वही चार्ल्स डाउ जिसका थ्योरी हम लोग टेक्निकल में पढ़ते हैं, और उनका फ्रेंड जो थे, जो स्टैटिस्टिशियन थे, उनका नाम था जोन्स। तो डाउ और जोन्स के नाम पे एक इंडेक्स चलता है, बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडेक्स है ये यूएसए का, एसएनपी 500, ठीक है। हमारे देश में जैसे एसएनपी बीएसई होता है ना सर, इंडिया में एसएनपी बीएसई देख रहे हो ना। एक्चुअली सेंसेक्स को भी पहले एसएनपी बनाता था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंड पोर ये बहुत ही फेमस एक इंडेक्स कंस्ट्रक्टर मतलब कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पोर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंड पोर कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। एसएनपी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, मतलब आप समझे बात को। ये एसएनपी मतलब कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही एसएनपी लगा दिया गया। दे आर बेसिकली रेटिंग एजेंसी, ठीक है। यही लोग इंडेक्स को बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है। एक बात बताने जाओ हजारों बात आ जाता है सामने। मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप विकिपीडिया का पेज को भी आप विजिट करते हो तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको कुछ रेटिंग एजेंसीज का रेटिंग मिलेगा कि वो लोग भारत की इकोनॉमी के बारे में, ये सब न्यूट्रल सोर्स है, दीज आर न्यूट्रल सोर्स, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। ये एकदम, बट एकदम सही है ये कहना भी गलत होगा, और गलत है ये कहना भी गलत होगा, ठीक है। गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, एक उनका एनालिसिस है, ठीक है। जो ग्लोबल पैरामीटर में काम करते हैं उन्हीं का एनालिसिस है और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हो सर, ये मैं आपको इंडियन इकोनॉमी बता रहा हूँ, और इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट रेटिंग देखिए आप लोग को देख रहे हैं सर। ये देखिए स्टैंडर्ड एंड पुअर देख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडियन इकोनॉमी के बारे में आउटलुक दिया है पॉजिटिव। इसके बारे में और भी कंपनी ने बताया इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मूडीज, मूडीज भी बहुत ही फेमस एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो वर्ल्ड क्लास रेटिंग एजेंसी है सर। इन्वेस्टर सर्विस एक्चुअली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। स्टैंडर्ड पुअर भी वही है, इज एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी and a division of S&P Global and publishes financial research and analysis on stock, bond, commodity, ये सब का काम करता है। एंड ये एक्चुअली वर्ल्ड का टॉप 3 में से एक है। वर्ल्ड का टॉप 3 क्या क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच, और आजकल डीबीआरएस भी बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये भी एक रेटिंग एजेंसी है और ये भी बहुत ही फेमस काम कर रहा है, ठीक है। अनदर ग्लोबल
फाइनेंशियल सर्विस फर्म, ठीक है। DBRS मॉर्निंग स्टार, ठीक है, DBRS मॉर्निंग स्टार, ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है आजकल। सो बेसिकली स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या सोच रहे हैं सर? पॉजिटिव, मतलब इंडियन इकोनॉमी का अपकमिंग जो एरा आने वाला है वो पॉजिटिव, ऐसा माना जा रहा है। ये लोग चेंज करता रहता है एवरी क्वार्टर में, एवरी 6 मंथ्स में ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज हो सकता है तो उसको भी चेंज कर देता है। BB प्लस रेटिंग दिया है सर, मूडीज का रेटिंग देखो आप, मूडीज ने Baa3 रेटिंग दिया है, ठीक है। आउटलुक स्टेबल बोला है, मतलब मूडीज का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी अभी स्टेबल में है। फिच, ये अनदर रेटिंग एजेंसी है, ये इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल बता रहा है, BBB बता रहा है सर, BBB, ठीक है। BBB माइनस है क्या? मोस्ट प्रोबेबली BBB माइनस है, ठीक है। DBRS, BBB लो बता रहा है, आउटलुक पॉजिटिव, ठीक है। BBB लो है पर आउटलुक पॉजिटिव है, मतलब इंडियन इकोनॉमी अपकमिंग 1 ईयर में पॉजिटिव लेवल में परफॉर्म करेगा, इसका चांसेस ज्यादा है। नेगेटिव तो कोई नहीं बता रहा है, नेगेटिव तो कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। ज्यादातर इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव एंड स्टेबल कॉन्सेप्ट है। तो ये एक आइडिया है स्टॉक मार्केट के बारे में भी, ठीक है, कि अगर इकोनॉमी पॉजिटिव है, अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो स्टॉक मार्केट भी अल्टीमेटली पॉजिटिव प्लस स्टेबल, मतलब आप पॉजिटिव साइड में ही हो ना। अरे दोनों, एक प्लस है तो एक न्यूट्रल है, तो 0 प्लस न्यूट्रल मतलब स्टेबल मींस वी कैन से दैट कि 0, ठीक है, और पॉजिटिव मींस +1 कैटेगरी में है, ठीक है। सो 1 एंड 0 अल्टीमेटली ओवरऑल 1 मतलब पॉजिटिव कैटेगरी लेवल में इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है। सर क्या ऐसा हर एक इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं सर? यस, ऐसा आप हर एक इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं। चाइना के बारे में जानना है सर? चलो, इस तरह से आप चाइनीज इकोनॉमी को भी देख सकते हो। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये लोग इंडेक्स बनाता है, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है, और इसके पीछे ये लोग मेथोडोलॉजी भी यूज करता है। मैं आपको इंडेक्स मेथोडोलॉजी बताऊंगा, बट मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इंडेक्स बनाने वाला कंपनी करता क्या है, ठीक है। चाइना का इकोनॉमी, चाइना के बारे में नहीं सर, हमें चाइनीज इकोनॉमी जानना है। एक सेकेंड, इकोनॉमी ऑफ चाइना। सर क्या लगता है इंडिया से बेहतर होगा? सर रेटिंग देखो आप, अगेन वर्ल्ड का टॉप फर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर चाइनीज चाइनीज इकोनॉमी को A+ रेटिंग दिया है, डोमेस्टिक लेवल में, फॉरेन लेवल में भी A+ है, एंड आउटलुक स्टेबल दिया है, पॉजिटिव नहीं है, स्टेबल है। मूडीज A1 रेटिंग दिया है, आउटलुक स्टेबल है। पिच A+ रेटिंग दिया है, स्टेबल है। स्कोप बोल के भी एक कंपनी है, इसने नेगेटिव आउटलुक दिया है, लेकिन A+। इंडिया का रेटिंग लो है, सर ये जो लेकिन रेटिंग दे रहे हैं लोग, इससे हाँ जो रेटिंग मिल रहा है पर्टिकुलर इकोनॉमी को, ये किस किस पैरामीटर्स पे बेस्ड है? सर, ये इसका जो पैरामीटर होता है ना, ये बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हैं ना एक एक कंपनी का, ठीक है, सिमिलरली ये लोग इंडिया का जो ओवरऑल, किसी भी कंट्री का जो ओवरऑल बिजनेस मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सारा चीज को ये लोग चेक करता है, ठीक है। कंट्री का फ्यूचर, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ओवरऑल एक पैरामीटर, सारा चीज को ये लोग कवर करते हैं। और मेनली बिजनेस पैरामीटर में कंट्री क्या सोच रहा है, इसमें तो ये लोग काफी फोकस करते हैं, काफी फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ये क्रेडिट एजेंसी कैसे काम करता है, आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग अलग अलग कंट्री के बारे में भी ये बताते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में कितना है, शॉर्ट टर्म इशू क्रेडिट कितना है, ठीक है। गवर्नेंस कोड मतलब कंट्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल में कैसे काम कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द सेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द सेंस जैसे कि जो कंट्री का गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, RBI है, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नेंस रिलेटेड मैटर, CGS स्कोर, बहुत सारे इश्यूज होता है सर। तो ओवरऑल इसका मेन क्राइटेरिया, ये एक अलग ही डिस्कशन पॉइंट है, कभी इसके बारे में बात कर लूंगा सर, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अल्टीमेटली क्रेडिट रेटिंग करता कैसे है। बट क्रेडिट रेटिंग का एक नॉलेज आपको रख लो, एक सिंपल नॉलेज सर, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। क्या होता है? क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब ये होता है कि क्या आपके पास इतना पैसा है जो आप आपका करंट लेवल डेब्ट को रिपे कर सको। समझ रहे हैं सर? आपके पास क्या करेंटली इतना पैसा है जिसके थ्रू से आप अपना करंट लेवल डेब्ट को
रिपे कर सकते। मतलब आपका, अगर आप मार्केट से लोन लेते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं इंडियन बजट बताऊं आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, इतना ज्यादा बात करूंगा तो आप लोग भी पागल हो जाओगे। जैसे मानो ये रूपी कम्स फ्रॉम, ये इंडिया का गवर्नमेंट का बजट है सर, लास्ट इसी साल का, ठीक है, 2022 21-22 का बजट है, 22-23 का, ठीक है। तो 22-23 का जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होता है इसका डेटा है, रूपी कम्स फ्रॉम, ठीक है। मतलब भारत सरकार को कहाँ कहाँ से इनकम होता है इसका डेटा है, ठीक है। इनकम टैक्स से 15% इनकम करता है, कॉर्पोरेट टैक्स से 15%, कस्टम ड्यूटी से 15%, एक्साइज ड्यूटी से 7%, जीएसटी से 16%। मतलब टैक्स से गवर्नमेंट ज्यादा इनकम करता है, ठीक है। टैक्स ही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। और सबसे, और एक बहुत बड़ा चंक आपके सामने नजर आ रहा होगा सर, अब देखोगे, ये देखो, ये जो, थोड़ा क्या कलर बताऊं पता नहीं, बट आप देख सकते हो, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। मतलब इंडियन गवर्नमेंट 100 में से 35% मार्केट से जो कलेक्ट करता है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसमें 35 रुपीज लोन का होता है। अब ये लोन है तो इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। अब लोन किससे लेता है, फॉरेन बैंक से ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले सकता है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकता है, अलग अलग जो भी लोन प्रोवाइडर, ब्रिक्स ब्रिक्स से ले सकता है। ब्रिक्स कंट्री का भी एक बैंक चलता है ना, मतलब ब्रिक्स मीन्स ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, ठीक है। इनको मिलकर ब्रिक्स कंट्री का भी एक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आईएमएफ है, इन सभी से लोन लेता है। तो ओवरऑल 100% में से 35% लोन है। ये कम होना चाहिए सर, ये कम होना चाहिए। और ये कम होने का एक ही उपाय है, दूसरा रेवेन्यू ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कम होना होगा होगा तो अच्छा है। और इसी से डिपेंड करता है कि कंट्री का क्या, इंडिया रिपे करता है, हाँ सर, रिपे करने का ताकत है इंडिया का, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखो कि रूपी गोज टू, मतलब सरकार जो कमाता है उसका, मतलब ओवरऑल सरकार मतलब पूरा इकोनॉमी, ठीक है, इसमें जो कमाता है उसका कितना पैसा कहाँ जाता है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा पैसा आता है लोन से। तो सबसे बड़ा पैसा कहाँ चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, है ना। अगर 100% गवर्नमेंट अर्न करता है तो 20% पेमेंट करने में चला जाता है, ठीक है। और बाकी जैसे मानो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में 15% चला जाता है, डिफेंस में 8% चला जाता है, ठीक है। आर्थिक सहायता, मतलब आप अगर सब्सिडी वगैरह जो देता है ना गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें भी 8% चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ता है ना टैक्स वगैरह का, उसमें 17%, बहुत बड़ा अमाउंट चला जाता है, हर एक स्टेट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट का जो सरकारी लोग है उनका पेंशन भरने में, अदर एक्सपेंडिचर में 9%, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट का खर्चा होता है सर, इस तरह से गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो ये गवर्नमेंट को भी देख के ना एक कंट्री का इकोनॉमी का इफेक्ट को समझा जा सकता है। बहुत इजी है सर, मतलब अगर आप इजी मतलब सोचोगे तो बहुत इजी है, एक्चुअल में इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना, बिकॉज बहुत रिसर्च एंड बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन चाहिए होता है। बट इट्स रियली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट का टैक्स अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब मानो सिंपल बात है, अगर देश में लोगों का इनकम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ज्यादा मिलेगा, है ना। देश में लोगों का इनकम बढ़ जाएगा तो लोग इनकम टैक्स ज्यादा भरेगा, और लोग ज्यादा कॉन्शियस होगा तो इनकम टैक्स भरेगा, तो इनकम टैक्स भरेगा तो इनकम टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। देश में अगर बिजनेस ज्यादा होगा तो जीएसटी ज्यादा भरेगा, ठीक है, तो जीएसटी से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ठीक है। देश में अगर कंपनी ज्यादा होगा, ध्यान से देखो, देश में ज्यादा कंपनी होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स भरेगा, ठीक है। देश में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ेगा तो कस्टम ड्यूटी आएगा, ठीक है। देश में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक्साइज ड्यूटी भरेगा, ठीक है। देश अगर मार्केट में दूसरे कंट्रीज को किसी को लोन देता है, इंडिया भी लोन प्रोवाइड करता है, इंडिया भी कुछ बिजनेस करता है, जैसे इंडिया आजकल डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में काफी फोकस कर रहा है, तो इंडिया का भी अर्निंग है सर, ठीक है। तो इंडिया कहाँ कहाँ से कितना नॉन टैक्स रेवेन्यू कमाते हैं, अभी बहुत छोटा सा जगह है इंडिया का ये नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर ग्रो करे तो मतलब आप समझना इंडिया काफी तरक्की कर रहा है, ठीक है। चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बट इट्स टेक टाइम, समय लगेगा। सो पॉइंट इज दैट कि चाहे चाइना हो या इंडिया, आप कंट्री का भी ओवरऑल ग्रोथ को पहचान सकते हो। लेकिन हमें इतना डिटेल्स में अभी नहीं जाना है, हम तो बस इंडेक्स में बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी बनाने वाला कंपनी यही लोग है, जैसे कि एसएनपी, जैसे कि मूडीज, जैसे कि फिच, ठीक है। ये लोग स्टॉक मार्केट लेवल में भी इंडेक्स को देखता है। अब चलो मैं आपको
इकोनॉमी से थोड़ा इंडेक्स में लेके आ जाता हूँ। बाद में कभी समय मिले ना, मैं आपको बैठे बैठे इकोनॉमी के बारे में और बात करूँगा। बेसिकली जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत मौका मिलता है, बिकॉज फंडामेंटल में ये सब का थोड़ा ज़्यादा जगह होता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी मुझे बहुत जगह मिलता है जो फंडामेंटल का पार्ट है। एक आप लोगों का एक एनआईएसएम में एक पेपर होता है ना, रिसर्च एनालिस्ट का, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट एनआईएसएम में एक बहुत फेमस एक टॉपिक है सर, मतलब सर्टिफिकेशन है, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट, ये मोटा मोटी इसका सीरीज जो है रिसर्च एनालिस्ट का, ये वाला, ये आपका सीरीज 15 में आता है, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, दिखाई दे रहा है ना। जैसे आप लोग अभी इक्विटी डेरिवेटिव कर रहे हो, म्यूचुअल फंड करोगे, इसी तरह से आप रिसर्च एनालिस्ट भी कर लेना। इसमें मुझे काफ़ी मौका मिलता है सर बात करने का, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम के अंदर इकोनॉमिकल पैरामीटर में बहुत ज़्यादा ये देखो बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है देखो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, दिखाई दे रहा है। वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अफेक्टिंग द एनालिसिस, ये सब एक्चुअली रिसर्च एनालिस्ट का पार्ट बन जाता है। साथ में टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ तो है ही, ठीक है। मिलना चालू करो तो खत्म नहीं होता। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट। मतलब एक स्टॉक इंडेक्स से, निफ्टी 50 से, सेंसेक्स से हमें एक्चुअली ओवरऑल मार्केट के बारे में पता चल रहा था। इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, मैनेज पोर्टफोलियो बिलोंगिंग आइदर टू इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक हो। यूज द स्टॉक इंडेक्स एज a measure of valuation of evaluation of their performance. It is used as an underlying for financial applications of derivatives. मतलब हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस कितना तरह का होता है, चलो देखते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं सर। इंडिसेस कैन बी डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन वेरियस वेज। ये जो इंडेक्स है या इंडिसेस, इंडिसेस या इंडेक्स एक्चुअली उसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस हो जाता है, इंडिसेस एंड इंडेक्स, वो बस सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। Indices can be designed and constructed in various ways depending upon their methodology, ठीक है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रैक्टिस है, कौन सा ज्यादा सही है कौन सा कम सही है, ये आपको समय के साथ साथ पता चल जाएगा। तो बट सबसे पॉपुलर है सर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, इसका एक और एडवांस पार्ट है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। लेकिन पुराने जमाने में ये भी बहुत चलता था प्राइस वेटेड इंडेक्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन बताता हूँ सर आपको। प्राइस वेटेड इंडेक्स, इक्वल वेटेड इंडेक्स, ठीक है, एट्रीब्यूट, ये सब एक्चुअली इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का 2-3 पॉपुलर फार्मूला है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो अलग अलग फार्मूला आप बता रहे हो, ये अलग अलग फार्मूला से क्या फर्क पड़ता है। सर फर्क क्या पड़ता है वो आपको आगे पता चलेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉपुलर वाला ही ले लेते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। जैसे निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 का हम लोग देखते हैं, और उसके हिसाब से निफ्टी का जो वैल्यू 17,000 समथिंग दिखाई दे रहा है ना मार्केट में। आज के डेट में अगर मैं लाइव मार्केट चेक करूँ तो मार्केट हमें 17,491 का डेटा बता रहा है। तो ये कभी 17,400 हो जाता है, कभी 17,400 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है, कभी 16,000 में आ जाता है। ये जो अप डाउन करता है, लेकिन इसके पीछे ये 16 होगा कि 17 होगा या 15 होगा कि 10 होगा कि 8 होगा कि 7 होगा, ठीक है, ये कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, ठीक है। सो वेरी सिंपल स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक इज गिवन वेट, हर एक स्टॉक को वेट दिया जाता है। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी जो है उसका हर एक स्टॉक का अपना अपना वेट है, ठीक है, वेटेज, ठीक है। वेट मतलब वेटेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये जो वेटेज मिलता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। सो हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट, हायर इज इट्स वेट। जिसका मार्केट कैपिटल जितना ज्यादा, उसका वेटेज इंडेक्स में उतना ज्यादा। और इसके पीछे क्या होता है, जिसका इंडेक्स में वेटेज ज्यादा ना, अगर वो थोड़ा बहुत हिलता है तो इंडेक्स बहुत हिल जाता है। मतलब अगर जैसे मान लो रिलायंस, रिलायंस या आईटीसी, इसका मार्केट कैपिटल बहुत हाई है, टीसीएस, इंफोसिस, ठीक है, दिस आर वेरी हाई फाई मार्केट इंडेक्स में। निफ्टी 50 में इनका वेटेज बहुत हाई है। अगर रिलायंस बहुत ज्यादा
फ्लक्चुएट करता है या वोलेटाइल होता है ना, अगर रिलायंस वोलेटाइल होगा तो मार्केट भी वोलेटाइल हो जाता है, लेकिन रिलायंस स्टेबल है, इतना प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सर, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रिलायंस आईटीसी या टीसीएस या इन्फोसिस की बात करें। वैसे रिसेंट ट्रेंड में देखा गया है हिंदाल्को, ठीक है, हिंदाल्को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया है, मतलब या तो मूवमेंट दिया है बहुत ज्यादा, ठीक है। आईटीसी भी मूवमेंट दिया है, बट आईटीसी का मूवमेंट ऑलवेज थोड़ा सा स्टीडी होता है, हिंदाल्को का मूवमेंट बहुत गजब कर रहा है। निफ्टी 50 में और भी कंपनीज है जो काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, टाटा स्टील, ठीक है। आप ऐसे देखोगे, चेक करोगे ना, तो काफी वोलेटिलिटी भी नजर आएगा, काफी मूवमेंट भी नजर आएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नहीं है कि मार्केट में ये जो अलग अलग स्टॉक जो अपना परफॉर्मेंस देता है सबके सामने, हमारे सामने, आप अगर चेक करोगे, जैसे देखो यहाँ पर का, इसका नाम मुझे पुराना साइट में मिलता ना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों जानते हो? पुराना साइट में ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, न्यू साइड में ना थोड़ा सा हल्का लगता है। आप अगर देखिए ना थोड़ा सा, ये जितना ग्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है, जितना आपको ग्रीन जोन में दिख रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस का, सिप्ला, नेस्ले, यूपीएल, एचसीएल, ये जितना ग्रीन है ये मार्केट में पॉजिटिव रहा है। और जो नेगेटिव दिख रहा है आपको, स्पेशली देखिए जो रेड जोन में है, दिखाई दे रहा है? हेलो प्रिया, ज्योति, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो, जैसे आईटीसी, बीपीसीएल, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, हिंदाल्को, टाटा कंज्यूमर, एलटी, मारुति, ये सब देखिए नेगेटिव में है लास्ट दिन के हिसाब से। तो कुछ मार्केट में नेगेटिव होता है तो कुछ मार्केट में पॉजिटिव होता है। तो जो मार्केट में अगर मैक्सिमम पॉजिटिव रहा तो मार्केट पॉजिटिव, अगर मैक्सिमम नेगेटिव रहा तो मार्केट नेगेटिव। और ओवरऑल वेटेज पे डिपेंड करता है कि कौन कितना चेंजेस हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसका वेटेज मार्केट में बहुत हाई है, अगर वो चेंज हो जाए बहुत ज्यादा तो मार्केट को अकेला खींच के लेके चला जाए, ठीक है। अब ये आपको मैं समझाता हूँ इसका कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के थ्रू, इसका कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इंडेक्स तो देख लेंगे सर बाद में, लेकिन क्या एक इंडेक्स बिल्डअप करें? हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली जो कैलकुलेट होता है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टू इट्स करंट मार्केट प्राइस। कितना शेयर इसका मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इन द सेंस कि जो ये मार्केट में फ्री फ्लो कर सकता है या फिर जरूरत पड़ने से मार्केट से इस पैसे को उठा सकता है, ठीक है, मतलब इशू कर सकता है, आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, ठीक है। किसी ना किसी के पास अवेलेबल है, कंपनी अपने पास इसको नहीं रखा है, ये सेल करता है, वो बाई कर लेता है, आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल एक एबीसी कंपनी विथ कितना सर, ये 5 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग, दिख रहा है सर? एबीसी कंपनी 5 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग, शेयर प्राइस है 120, तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग शेयर 5 करोड़ और शेयर प्राइस 120, तो मार्केट कैपिटल कितना हो गया सर? सर ये सब जीरो का हिसाब लगाओ, मेरा मेरा थोड़ा दिक्कत हो जाता है जीरो का हिसाब से। कितना हो रहा है सर? तो था सर, ये कितना हो रहा है? 600 करोड़ है क्या? हाँ बोल, पता 600 करोड़, ऐसे ये लिख दिया। मेरा थोड़ा सा ना ये जीरो का चक्कर हो जाता है, मैं पढ़ते पढ़ते ना कहाँ खो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कितना हो। अच्छा, आप लोग को दिखाई दिया ना? सर तो बेसिकली 5 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आउटस्टैंडिंग है और 120 का शेयर है, तो इसका आउटस्टैंडिंग जो वैल्यूएशन है 600 करोड़ का वैल्यूएशन मार्केट में आउटस्टैंडिंग है 600 करोड़, ठीक है सर। अब ये 600 करोड़ आपके लिए कितना वाइटल है? अब ये 600 करोड़ आप लोगों के लिए कितना वाइटल है? मतलब ये 600 करोड़ से आप क्या निकाल सकते हो? लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देयर आर 5 स्टॉक्स इन एन इंडेक्स, मतलब आपको मैंने बेसिकली आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल समझाया कि आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल कितना क्या है, ठीक है, जिसका जितना ज्यादा होगा उसका वेटेज उतना ज्यादा। अब एक एग्जांपल है, मानो कि एक 5 स्टॉक है जिसके थ्रू से हम एक इंडेक्स बनाएंगे। बेस वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज सेट टू 100। अब इंडेक्स का बेस वैल्यू बना लो 100, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। अब हर चीज का एक बेस होता है ना सर, बेस या फेस, ठीक है, बेस या फेस। मान के चलते हैं कि हमारा बेस है 100 का, ठीक है, ऑन द स्टार्ट डेट, जिस दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेस मान के चल रहे हैं 100, जनवरी 1 1995।
बढ़िया है, जैसे एनएससी उसी टाइम से एक्चुअली आया था। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन देगा और आपको आज की डेट में उसका क्या वैल्यू होता है वो बताना। तो आपके पास कुछ स्टॉक है, ध्यान से देखना सर, ये सब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जनवरी 1 1995 से। 5 स्टॉक को लेके जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक का नाम भी दिया है, AZ, BY, CX, DW, EU, ठीक है। अब ये असम्पशंस है, मनगढ़ंत कंपनी है, बट अंडरस्टैंडिंग करो सर क्या है। और AZ का शेयर प्राइस 95 में था 150 एक शेयर का दाम, BY का 300, CX का 450, DW का 100, EU का 250। ये शेयर का दाम आपके सामने अवेलेबल कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, अब कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, ये बोल रहे हैं कि 20 लाख शेयर है, ये बोल रहे हैं 12 लाख, ये बोल रहे हैं 16 लाख, ये बोल रहे हैं 30 लाख, ये बोल रहे हैं 8 लाख। ये पुराना प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। करेंटली मार्केट में AZ का दाम चल रहा है 650, BY का 450, CX का 600, इसका 350, इसका 500। ओके ना सर, ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है। हमारा इंडेक्स का बेस चल रहा था 100, 100 रुपीज, 100 पॉइंट इज माई इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग में। अब न्यू इंडेक्स क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा है सर। तो चलो देखते हैं सर। स्टॉक जो था उसका ओल्ड प्राइस, कॉलम बना लो, ओल्ड प्राइस का, शेयर्स इन लैक्स का, ओल्ड मार्केट कैपिटल इन लैक्स का, ओल्ड वेट्स, ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, न्यू प्राइस, न्यू मार्केट कैपिटल, न्यू वेट एंड न्यू वैल्यू ऑफ। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? सर बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट देखो। सर 150 करके अगर पुराना प्राइस चल रहा था और 20 लाख शेयर था, तो पुराना मार्केट कैपिटल कितना हो जाएगा? सब रुपीज इन लैक्स है, 150 इंटू 20 करके आ जाएगा ना। हेलो ज्योति, प्रिया, सुमित जी, क्लियर है ना सर? ये सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। 150 इंटू 20, 300 इंटू 12, 450 इंटू 16, 100 इंटू 30, 250 इंटू 8। ये डेटा क्लियर है सर? कैलकुलेट करके देखो, हाथ में कैलकुलेटर लो और कैलकुलेट करके देखो। 150 के साथ 20 को इंटू करो, 300 के साथ 12 को, 450 के साथ 16 को। क्या आ गया पता है इससे? ओल्ड यस सर। मार्केट कैपिटल, यस सर। ठीक है। अब देखो सर, 3000, 3600, 7200, 3000 और 2000, कुल मिला के आपका ओल्ड मार्केट कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा? टोटल करो, ये टोटल करो ना, 1 2 3 4 5, टोटल करो कितना आ रहा है? 18,800 आया, 18,800 सर। ठीक है। अब हमें इस टोटल मार्केट कैपिटल, पुराना मार्केट कैपिटल 18,800 है, इसमें अगर हमें पूछता है कि भाई बताओ कि इसमें जो AY स्टॉक, मतलब जो स्टॉक है AZ, ठीक है, मतलब ये जो स्टॉक है, हर एक का हमें अगर वेटेज पूछ रहा है कि भाई टोटल 18,800 मार्केट कैप में AZ का वेटेज कितना है, BY का वेटेज कितना है, CS का वेटेज कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो सर, टोटल इज 18,800 में 3,000 मार्केट कैपिटल AZ का है, तो AZ का वेटेज कितना होगा 18,800 में? 3,000 बाई 18,800, हाँ सर 0.15 सो ऑन आ रहा है, तो अप्रॉक्स 0.16। थैंक यू सर, 0.16 है ना, 0.16, थैंक यू। सिमिलरली आप इसको करो, BY का 3,600 डिवाइडेड बाई 18,800, देखो अप्रॉक्स कितना आ रहा है, कोई कुछ 0.18 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, 0.19 सर। 0.19, ठीक है। सिमिलर फैशन में ये भी आ जाएगा 0.38, सिमिलर फैशन में ये भी आ जाएगा, सिमिलर फैशन में ये भी आ जाएगा। इनको टोटल करोगे ना, मजा का बात है ये कि सर ये 1 ही आएगा, बिकॉज एक्चुअली ये पॉइंट में है ना, तो होल वैल्यू या तो 100 होता है या तो 1 होता है, तो अल्टीमेटली इसको टोटल करोगे तो 1 आ ही जाएगा।
टोटल करो 1 आएगा। तो अगर टोटल 1 है तो 1 में से ये 0.16 है, ये 0.19 का है, ये 0.38 का है, ये 0.16 का है, ये 0.1। तो अगर आप वेटेज के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड वेटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज था CX का, सबसे ज्यादा वेटेज था CX का, सबसे लो वेटेज था EU का, है ना? EU का, यस आई थिंक EU या फिर DW, सॉरी DW का आई थिंक सबसे कम वेटेज था, DW का, DW नहीं, DW का नहीं, इसी का EU का सबसे लो वेटेज का, ठीक है, जो भी हो दिख रहा है आंखों के सामने। अब ये तो हो गया ओल्ड, इस तरह से हमने ओल्ड देख लिया सर, तो बेसिकली हमें ओल्ड वेट मिल गया। अब ओल्ड पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करोगे? ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कुछ नहीं करना है, जो प्राइस है ना इसके साथ वेट को इंटू कर दो, प्राइस इंटू वेट करो। हेलो, प्राइस के साथ वेट को इंटू करो ना, वैल्यू आ जाएगा 24 सर। 23.94, ठीक है, या 24। इसको करो 300 इंटू 0.19, 450 इंटू 0.38, 100 इंटू 0.16, 250 इंटू 0.1, सारा को इंटू करने से आपका ये वैल्यू आता है, और इसको टोटल करने से आपका ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आता है 296.28। प्लीज मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट हुआ ये समझ में आया? यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो फिर मैं न्यू का भी बात करूंगा आपसे, मुझे बस इतना बता दीजिए। सुमित जी का आवाज नहीं आ रहा है, सुमित जी कनेक्टेड है नहीं? अच्छा यहाँ तक क्लियर है? ज्योति, प्रिया बोलो, तो था। यस यस सर। यस सर। सर अगर आप यहाँ तक समझ गए तो फिर न्यू भी समझ जाओगे ना, बड़ा इजी है। न्यू प्राइस क्या है? 650। न्यू प्राइस यहाँ से पता चल गया था ना, ये रहा आपका न्यू प्राइस, मतलब आज के डेट में इसका 650, 450, 600, 350, 500 ये चल रहा है। अब अगर आज के डेट में ये प्राइस चल रहा है तो जो मार्केट डिमांड सप्लाई की बेसिस में मार्केट में प्राइस डिसाइड हो चुका है, तो 650, 450, 600, 350, 500 ये न्यू प्राइस है। तो न्यू मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ सर बोलो। न्यू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स इन लैक्स। प्राइस इंटू शेयर इन लैक्स, तो करो 20 इंटू 20 इंटू क्या करें, 20 लाख इंटू 650, 20 लाख इंटू 650 आ रहा है सर ये वाला, देखो तो। यस 12 इंटू 450, 16 इंटू 600, 30 इंटू 350 एंड 8 इंटू 500। प्रिया आया? आ गया ना सर? ये आपको सारा का न्यू मार्केट कैपिटल आ गया। अब सिमिलरली टोटल कर दो न्यू मार्केट को भी, न्यू मार्केट कैपिटल को टोटल कर लो सर, टोटल करके 40 टू 500 आएगा, देखो आ जाएगा। ये टोटल करने से ही आ जाएगा 13,000, 5,400, 9,600, 10,500, 4,000, टोटल करने से 40 टू 500 आता है। 40 टू 500 अगर आपका टोटल मार्केट न्यू मार्केट कैपिटल है तो इसमें वेटेज निकालो, एजेड का, बीवाई का, सीएक्स का। हाँ सर, एजेड का, बीवाई का, सीएक्स का, डीडब्ल्यू का एंड ईयू। कैसे होगा? 13,000 बाई 40 टू 500 आता है क्या? 0.31। अरे 13,000 बाई 42,500 करने से क्या 0.31 आ रहा है? अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा सर,
ये राउंड कर दिया गया। 5,400 बाई 42,500 करोगे तो 0.13, 9,600 बाई 42,500 करोगे तो 0.23, 10,500 बाई 42,500 करोगे तो 0.25 एंड 4,000 डिवाइडेड बाई 42,500 करोगे तो 0.09 और सबको टोटल करोगे तो 1। एंड सिमिलर फैशन में जब आप वेट के साथ प्राइस को इंटू करोगे आपको न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू भी आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ रहा है सर 525.06। बोलो सर। प्रिया बुझते पेरे चीज? सर हाँ तो पुराना वैल्यूएशन था, ओल्ड पोर्टफोलियो का वैल्यू था 296, न्यू पोर्टफोलियो का वैल्यू हुआ 525। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, यू ऑलरेडी नो दैट। सो ओल्ड वैल्यू पोर्टफोलियो इज इक्वेटेड टू 100। देयरफॉर ऑन दैट स्केल न्यू वैल्यू पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा? मतलब एक्चुअली हमारा बेस कितना था? 100 का था। तो न्यू वैल्यू पोर्टफोलियो का क्या वैल्यूएशन हो जाएगा? न्यू वैल्यू पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन हो जाएगा 525। मेरा वैल्यू आया ना 525.06, इससे हम डिवाइड कर देंगे 296.27 जो मेरा ओल्ड पोर्टफोलियो का वैल्यू है। तो 525.06 डिवाइडेड बाई 296.27 इसको इंटू कर देंगे 100 के साथ, ठीक है? तो हमें मिल जाएगा 177.22, 177.22। 100 इज माई बेस, ठीक है? इसको इक्वेट करना है 100 के साथ। तो ये स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट यूज करके हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था इंडेक्स का 100 से 100 से। तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद इंडेक्स 100 एंड नाउ इतना 5 स्टॉक का वैल्यू चेंज होने के बाद, ठीक है, प्राइस चेंज होने के बाद मेरा इंडेक्स वैल्यू बता रहा है 177.2। द प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स अंडर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट मेथड इज 177.2। Popular indices in India, Sensex, Nifty were earlier designed on market capitalization weighted method। पहले के जमाने में मतलब स्टार्टिंग डे में, अभी थोड़ा इसको चेंज किया गया है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इंडिया में जो सेंसेक्स निफ्टी वगैरह बनता है ना सर, वो एक्चुअली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड से ही बनता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, देखो। सर आज निफ्टी चल रहा है 17,477 में, है ना? आज निफ्टी कहाँ है? 17,400 में, दिखाई दे रहा है ना सर? जो आज का मार्केट है। लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ थोड़ा पुराना दिनों में। सर मैं पहुंच गया, कहाँ पहुंच रहा हूँ? ओल्ड डेज में जा रहा हूँ सर। देखो 2010 में भी निफ्टी का वैल्यू 4,000 के आसपास था। 2010 में 2004-5 पे जाओगे तो 2,000 के आसपास था। 2007 में निफ्टी का वैल्यू 3,000 3,500 चल रहा था। 2005 में निफ्टी का वैल्यू 1,800 था, 1,800 सर। तो जो वैल्यूएशन एक जमाने में 1,800 का था वो आज 17,000 में है, 17,000। क्यों? सेम पैरामीटर्स, सेम पैरामीटर्स। बात समझ में आया कि नहीं? अरे इस तरह से हम लोगों ने ये वाला कैलकुलेशन किया ना अभी, एग्जैक्टली इसी फैशन में हुआ है। बस थोड़ा बदलाव आया है। पहले नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन को लिया जाता था, आजकल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से 100 का बेस 177 पे चेंज हुआ, इक्वली 1,800 का शेयर इंडेक्स वैल्यू आज 17,000 में चल रहा है, 17,000। तो आई थिंक क्लियर। बट अब थोड़ा आपको एक और एडिशन देना है मुझे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। In various businesses, equity holding is divided differently among various stakeholders.
स्टेक होल्डर्स मीन्स जो स्टॉक मार्केट में कंपनी के साथ जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट या कनेक्शन होता है, लाइक प्रोमोटर, FII, institutions, corporates, individual, etc. Market has started to segregate this on the basis of what is really available for trading or what is not. मतलब मार्केट में एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए कितना अवेलेबल है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग मार्केट में शेयर खरीदते हैं सर, वही शेयर खरीद सकते हैं ना जो फ्रीली हमें अवेलेबल होता है। अगर मानो कि आज आपको किसी कंपनी का शेयर बाई करना है, आज अगर आपको किसी कंपनी का शेयर बाई करना है, से फॉर एग्जांपल अगर आप ACL टेक्नोलॉजी का शेयर लेना चाहते हैं या HDFC बैंक का शेयर लेना चाहते हैं, तो आप उसी शेयर को बाई कर सकते हो ना जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट में जो होल्डिंग है वो तो है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग होल्डिंग है, कोई प्रोमोटर है तो कोई इंस्टीट्यूशन है तो कोई कॉर्पोरेट है तो कोई इंडिविजुअल्स है। मार्केट हैज स्टार्टेड टू सेग्रीगेट, इसको अलग अलग कर रहा है on the basis of what is readily available for trading or what is not. The one available for immediate trading is categorized as free float. जो एक्चुअली मार्केट में इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहता है, किसी के होल्डिंग में नहीं है, that is a free float market capitalization. And if we compute the index based on weights of each security based on free float market cap, it is called free float market capitalization index. Indeed, both Sensex and Nifty over a period of time have moved to free float basis. SX 40 index of MSCI is a free float market capitalization index. आज के डेट में इंडिया में निफ्टी, सेंसेक्स, ये सभी स्टॉक इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू से होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मानो ये HDFC बैंक, इसको मैंने यहाँ पर दिया था। अगर मैं थोड़ा इसका फंडामेंटल में जाऊं, ये HDFC बैंक, इसका अगर मैं होल्डिंग देखूं, यू कैन सी इट हियर कि HDFC बैंक में प्रोमोटर का होल्डिंग है 25%, म्यूचुअल फंड का 18%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 9%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 32% एंड रिटेल का 14.85%। ठीक है, रिटेल मतलब हम आप जैसे। तो क्वेश्चन इज दैट अगर सभी कोई मार्केट में इसको होल्ड करके रखा है तो फिर ट्रेड कैसे होगा? तो इनमें से कुछ शेयर ऐसा है जो मार्केट में बिड आस्क स्प्रेड के थ्रू से मतलब रेडीली ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअली मार्केट में फ्रीली फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर मार्केट में कैलकुलेट हो जाते हैं कि इसका कितना कैपिटल है और अगर फ्री फ्लोट है तो उस फ्री फ्लोट में ट्रेड कैसे ले रहा है। बेसिकली ये मार्केट कैपिटल ही है, लेकिन मार्केट के कैपिटल के अंदर जितना फ्री फ्लोट अवेलेबल है, जिसको या तो हम ले सकते हैं या तो कोई और कंपनी ले सकते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली उसको मार्केट से उठा सकता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। उस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल से आज के डेट में क्या होता है, इंडेक्स वगैरह बनाता है। क्लियर है सर बात? बोलो। अरे समझ में आया कि नहीं? सर एक सेकंड होल्ड करो ना, एक सेकंड। सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? था ज्योति, बोलो सर बोलो, समझ में आया? तो ये फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन और कुछ भी नहीं। देखो एक्चुअली इतना दिमाग में घुसाने का जरूरत नहीं होता है जब हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बट इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि जिस स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेड लेते हैं, स्टॉक प्राइस पे ट्रेड लेते हैं, तो ये सब प्राइस मेंटेन कैसे होता है ना, इंडेक्स कौन बनाता है, कैसे बनाता है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज दैट
आप लोग तो सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते, कल जाके आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाते हो, कल जाके आप फिच में, कल जाके आप S&P में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इफ यू नो दिस थिंग्स फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज, तो फिर इट विल ऑलवेज हेल्प यू ना। कल आप अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए जाते हो, आप फाइनेंस का डिग्री ले लिए, चार्टर्ड कर लिए, NICM कंप्लीट कर लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। CA में कर लिए, CS कर लिए, तो आपके पास मौका है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ऑटोमेटिकली अपना करियर को उस तरफ मोड़ सकते हो, नो इशू विद दैट, है ना। सर और एक कॉन्सेप्ट होता है, ये भी पॉपुलर था एक टाइम में मार्केट में, प्राइस वेटेड इंडेक्स। A stock index in which each stock influences the index in proportion to its stock price. Stocks with a higher price will be given more weight and therefore will have a greater influence over the performance of the index. जिस स्टॉक का दाम ज्यादा होता है उसका स्टॉक में मतलब इंडेक्स में ज्यादा वेटेज होता है। ये भी एक तरीका है वेटेज करने का। कैसे होता है? अगेन 5 स्टॉक AZ, BY, CX, DW, EU, ठीक है। जनवरी 2001 जनवरी 95 में, जनवरी 1 1995 में स्टॉक प्राइस 150, इसका 300, इसका 450, इसका 100, इसका 250। नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, और आज का प्राइस भी दे दिया आपको, क्या आज का प्राइस। अब आपको प्राइस वेटेड इंडेक्स बिल्ड कैसे करना है? प्राइस वेटेड इंडेक्स, ठीक है, जो प्राइस के बेसिस में डेवलप करेगा। देखो सर, स्टॉक प्राइस जिसका हाई है, ठीक है, तब बात ऐसा है कि हमें यहाँ पर प्राइस इंटू वैल्यू नहीं करना है। जैसे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस कर रहे थे ना, वो नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली प्राइस के बेसिस में वेटेज बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टॉक का जो करेंट प्राइस लेवल है, मतलब जो ओल्ड प्राइस लेवल है और जो करेंट प्राइस लेवल है, उसी के हिसाब से आपको टोटल कर लेना है। जैसे AZ का दाम चल रहा था 150, BY का 300, इसका 450, इसका 100, इसका 250, तो टोटल आपका हो गया 1250। तो 1250 में AZ का वैल्यू कितना है, वेटेज कितना है, तो 150 बाई 1250 करोगे, है ना। 150 बाई 1250 करोगे तो आ जाएगा 0.12। 300 बाई 1250 करने से ये आएगा, 450 बाई ये करने से 0.36 आएगा, 100 बाई 1250 करने से 0.08 आएगा, एंड 250 बाई 1250 करने से 0.2 आएगा। ओवरऑल आपका 1 भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सर? यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ शेयर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्राइस को ले रहे हैं। जिसका प्राइस हाई है उसका वेटेज ज्यादा है, जिसका प्राइस लो है उसका वेटेज लो है। हेलो, समझ में आ रहा है सर? স্যার এটার বেসে তো এখন কারেন্টলি তো হয় না স্যার। हाँ है। इस मेथड में अभी भी होता है, जैसे कि कुछ कंपनी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंडेक्स है, जैसे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है, निक्केई, ठीक है, ये आर पॉपुलर प्राइस वेटेड इंडेक्सेस। ये प्राइस के बेसिस पे इंडेक्सेस को बनाते हैं, उनका पर्पस है, इसीलिए वो लोग करते हैं जिसका जितना प्राइस है उसके हिसाब से। तो प्राइस वेटेड जो प्राइसेस होता है, जैसे कि मानो 150 के साथ 0.12 इंटू कर दो, कितना आएगा 1872, ऐसे भी इंटू हो जाएगा। प्राइस इंटू स्टॉक प्राइस 162, 850, तब कुल मिला के 310। सिमिलरली आप न्यू प्राइस को भी बनाओ, ठीक है, न्यू प्राइस को भी सिमिलरली बनाओ 532, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि हमारा 100 हमारा करंट वैल्यू था, अब हमें इक्वेट करना है 310 को उसके साथ। तो क्या करना है, न्यू प्राइस आया 532, ओल्ड प्राइस इज 310, उसको इक्वेट करना है 100 के साथ, तो हमें मिल जाता है 171.7। 171.7 लोग मार्केट कैपिटल से देखे तो 100 मेरा कितना आया था, 177 आया था, और प्राइस वेटेड इंडेक्स किए तो 100 मेरा कितना हो गया 171.7। ये भी चलता है सर, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं अभी भी। ये है ना, यूएस मार्केट में जाओगे तो आपको डाउ जोन्स दिख जाएगा। ये डाउ जोन्स का जो मेथोडोलॉजी है ये वेटेड प्राइस इंडेक्स में करता है, समय समय में चेंज भी करता है, लेकिन अभी तक इसका जो रिपोर्ट है उसमें देखा गया है कि डाउ जोन्स का जो प्राइस इंडेक्स है वो बेसिकली वेटेड प्राइस इंडेक्स के थ्रू से करता है। आप चाहो तो इसका डिटेल्स पढ़ सकते हो।
डाउ जोन्स या फिर निकेई, निकेई भी था। निकेई यहाँ दिख नहीं रहा है। निकेई भी बहुत ही फेमस एक मार्केट है सर, एशिया का। निहॉन, इसका निकेई का पूरा नाम है निहॉन केजाई सिमो। ठीक है, ये बेसिकली जापानीज है सर। ठीक है, जापान का है, टोक्यो का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये लोग अभी भी प्राइस इंडेक्स को यूज करता है। ठीक है, जापान का स्टॉक मार्केट। निकेई 225, जैसे हमारे निफ्टी 50 ऐसे निकेई 225 के साथ। मैं आपको मेथड बता दिया कि इंडेक्स कैसे बनते हैं। एक इक्वल वेटेड इंडेक्स भी होता है, एंड इक्वली वेटेड इंडेक्स मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज। लार्ज और स्मॉल के बीच में कोई फर्क नहीं करता। Both of which are given equal weighting. The value of index is generated by adding the price of each stock in the index and dividing that by the total number of stocks. सर ये कैसे होता है देख लो। ये लार्ज स्मॉल में फर्क नहीं करेगा, लार्ज स्मॉल में फर्क नहीं करेगा। लेट अस टेक सम एग्जांपल। वही पुराना प्राइस था 150, 300, 450, 100, 250। नंबर ऑफ शेयर इज दिस एंड न्यू प्राइस इज दिस। आपको पता होगी ये सब, क्या बताऊं इसमें। हम इसमें इंडेक्स कैसे बिल्ड करेंगे। बेस लेवल कितना था हम लोग का, 100 था। हम लोगों ने कितना माना था कि हमारा बेस है 100 का। तो बेस लेवल ऑफ दिस इंडेक्स वुड बी 150, 300, 450, 100, 250 पुराना का। तो जितना नंबर ऑफ, जितना प्राइस चल रहा है हर एक स्टॉक का, 5 स्टॉक का, उसको डिवाइड कर दो 5 से। तो सारा टोटल करके डिवाइड कर दोगे 5 से तो 250 होता है। अब इसको 100 से इक्वेट कर देना। ठीक है, करंट लेवल ऑफ दिस इंडेक्स क्या है 510, मतलब करंट प्राइस के हिसाब से तो 510। तो आपको 100 के साथ इक्वेट करोगे तो 510 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, तो आपका करंट इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा 204। स्टार्टिंग था, बेस था 100। इसका ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं सर, इक्वल वेटेड इंडेक्स। मतलब बड़ा छोटा फर्क नहीं पड़ता, एवरेज में निकालो। कौन सा बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, डजंट मैटर। ठीक है, कितना शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर है और कितना उसका दाम है। समझ में आया सर। हेलो, इंडिया में मार्केट में सबसे पॉपुलर क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना। और आजकल फ्री फ्लोट चलता है, मतलब रेडीली ट्रेडेबल कितना स्टॉक है अवेलेबल मार्केट में, इसका जितना ज्यादा उसका वेटेज उतना ज्यादा। अरे बोलो, इंडेक्स समझ में आ रहा है, निफ्टी सेंसेक्स कैसे बनता है समझ में आ रहा है। ज्योति, रिया, यस सर। ठीक है। तो एक इंडेक्स का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, मतलब कैरेक्टर। इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट एंड थर्ड पार्टी। जैसे कि इंडिया में एसएनपी बनाते हैं, और एनएससी को बनाने वाला जो है ना सर वो है, एनएससी में ये काम करते हैं, क्रिसिल काम करता है। क्रिसिल एक बहुत ही फेमस कंपनी है, एसएनपी का ही है मोस्ट ऑफ क्रिसिल। क्रिसिल और एनएससी दोनों मिलके काम करता है। ठीक है, ये एसएनपी ग्लोबल का ही है सर, ये देखो एसएनपी ग्लोबल का ही सब्सिडियरी है क्रिसिल। ठीक है, और ये एनएससी के साथ काम करता है, एनएससी और क्रिसिल मिला के निफ्टी को बनाता है। ठीक है, ये क्रिसिल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। क्रिसिल शेयर प्राइस रेटिंग एजेंसी है, काफी वैल्यू है सर इसका, 3000 का दाम चल रहा है। इसके ऊपर भी एक बार मैंने एनालिसिस दिया था, मोस्ट प्रोबेबली 2017-18 के जिस टाइम पे आया था, ये 18 18 के आसपास में। ठीक है, मोनोपोली है इसका, ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या करता है, रेटिंग देता है स्टॉक के बारे में, इंफॉर्मेशन बताता है। आप चाहो तो क्रिसिल के साइट पे जाके ना, क्रिसिल के साइट पे जाके आप कंपनी के डिटेल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्रिसिल ये सब काम ही तो करता है। यहाँ पर जाओ, इसका साइट जो है क्रिसिल 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 क्रिसिल, बेसिकली एसएनपी ग्लोबल का पार्ट है।
यहाँ जाके ना आप म्यूचुअल फंड रैंकिंग देख सकते हो। बहुत एक इम्पोर्टेंट साइट है सर, रियली इम्पोर्टेंट साइट। मतलब आप क्रिसिल, केयर, फीच, ये सब के पास जाके ना आप मार्केट में एनालिसिस ले सकते हो कि किसका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है सर, आप लोग कनेक्टेड हो क्या? आवाज नहीं आ रहा है। यस क्रिसिल इकोनॉमी, फर्स्ट कार्ड, मिलिट्री, डिस्पाइट एक्सपोर्ट्स, सब ये लोग अपना एनालिसिस देता है, आप चाहो तो इसको देखो। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, स्ट्रक्चर फाइनेंस, न्यू रेटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में, बाहर के बारे में, हर चीज के बारे में आपको पता चलेगा। एंड दे आर वेरी रेपुटेटेड कंपनीज। इवन एनआईएसएम के साथ ये देखो सर, एक कोर्स चल रहा है, एनआईएसएम क्रिसिल सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर। अब एनआईएसएम कंप्लीट कर लोगे ना तो उसके बाद आप धीरे धीरे ये सब भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, वेल्थ मैनेजर का एक सर्टिफिकेशन क्रिसिल के साथ मिलकर एनआईएसएम दे रहा है। तो इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो, बट अभी नहीं, पहले आप एनआईएसएम दे दो, 4-5 एनआईएसएम दे दो, फिर आप ये सब कोर्स कंप्लीट करके अपना वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, बता दे रहा हूँ सर, रोज रोज ये सब कनेक्ट याद भी नहीं आता, जब सामने देखता हूँ बता देता हूँ, और फिर आप क्रिसिल में जा भी सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, बट नॉलेज एनहांस करो ताकि इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। सब अच्छा अच्छा जगह है सर, जॉब करने के लिए भी मज़ा आएगा, स्टॉक मार्केट फील्ड में भी अपना पैर जमा पाओगे। Okay, sir. So there is a concept of impact cost. Liquidity in the context of stock market means a market where large orders are executed without moving the price. Impact cost. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैंने शायद बताया था, इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में फ्यूचर में बताया था, फ्यूचर या ऑप्शंस के कहीं पर तो मैंने बताया था इसके बारे में। Liquidity in the context of stock market means market where large orders are executed without moving the price. प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, बट ऑर्डर बहुत ज्यादा होगा। Let us understand this with the help of an example. The order book of a stock at a point of time is as follows. Buying और selling चलता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट इज ऑलवेज बाइंग सेलिंग का जगह है। इसमें मानो कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे मानो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर है, क्वांटिटी 1000, सेकंड में है 1000, लेकिन देखो आप प्राइस देखो, 1000 क्वांटिटी 4 टका था, 1000 क्वांटिटी 3 टका 90, 2000 क्वांटिटी 3 टका 80, 1000 क्वांटिटी 3 टका 70, ऐसा ऑर्डर हो रहा है, बाइंग ऑर्डर है। सेल जो करने वाला है, बाई बाई उसी वही कर सकता है ना जो सेल सेल जो करेगा उससे खरीदेगा। क्वेश्चन इज दैट अब ये 1000 क्वांटिटी मैच करेगा किसके साथ? 1000 बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी के साथ मैच करेगा। ये मैच होना जरूरी है, तब जाके वो मार्केट में एग्जीक्यूट होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। इन द ऑर्डर बुक गिवन अबव देयर आर 4 बाई ऑर्डर्स एंड 4 सेल ऑर्डर। ध्यान से देखना सर, 4 बाई ऑर्डर है और 4 सेल ऑर्डर। The difference between the best buy and best sell order is 0.50. कैसे? Call bid ask spread, मतलब bid और ask, bid मतलब buy, जो buy करेगा वो bid करेगा, जो sell करेगा वो पूछेगा, ask करेगा। ठीक है, सॉरी, buy जो कर रहा है मतलब बेसिकली जो buy करेगा वो bid करके लेगा, और जो sell कर रहा है वो ask कर रहा है कि भाई बताओ कितना कितना bid दोगे। ठीक है, if a person places a market of buy order 100 शेयर, अब ऐसे सिचुएशंस में मानो आप सॉरी 100 शेयर बाय करना चाहते हो, ऐसा सिचुएशन आपके सामने मार्केट में ऑलवेज अवेलेबल होता है सर। चलो मार्केट लाइव है, मैं दिखा देता हूँ। ये सब फ्यूचर में भी दिखाया था, फ्यूचर या ऑप्शंस के स्टार्टिंग में। वैसे मानो ये एचडीएफसी बैंक में ही आप चलो देखो, मार्केट डेप्थ देख रहे हैं सर, ये देखो इसमें आपको बीड एंड आस्क दिख रहा है। ये देखो बीड हो रहा है, ऑफर हो रहा है। ये देखो सर, इतना क्वांटिटी इतने दाम पे, सेल करने वाले भी बोल रहे हैं कि भाई कितना क्वांटिटी बेचेगा कितने दाम पे, दिखाई दे रहा है। ये लाइव है, इसलिए देखो चेंज भी हो रहा है। अरे एक्चुअली इसी के बेसिस में मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन इसके ऊपर डिपेंड करता है डेली का। कितना लोग बाई करना चाहता है, कितना लोग सेल करना चाहता है, वो ऑर्डर बुक में, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या सब सारा चीज मिला जुला के ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसके बेसिस में आप ये देख सकते हो कि मार्केट में प्राइस में फ्लक्चुएशन आप चेक करो। जिस प्राइस में
जिस प्राइस रेंज में आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट होते देखोगे ना, वही प्राइस आपको यहाँ पर नजर आएगा HDFC का, वही प्राइस आपको HDFC का नजर आएगा। ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना 1443 44, देखो चेंज होगा, चेंज होगा। और जो चेंज होता है ना वो बेसिकली मार्केट ऑर्डर में बाइंग और सेलिंग में क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ऑर्डर बुक जो आपके सामने रखा, आप इसको भी अगर चेक करोगे, इट वुड बी मैच्ड अगेंस्ट द बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर्स एट 4.5। जैसे 100 शेयर खरीदना है आपको, तो अगर 100 शेयर खरीदना है तो आपके लिए बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? You would buy 100 share for 4.50. Similarly, if you place a market sale order of 100 shares, it would be matched against the best available buy order. ठीक है, बेस्ट अवेलेबल बाय ऑर्डर क्या है? 4%। ठीक है, और बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर क्या है? 4.5%। मतलब जो सस्ता में सेल हो रहा है और बाइंग के टाइम पे जो महंगा में बाई हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ट अवेलेबल बाय है 4, दैट इज द शेयर वुड बी सोल्ड एट ₹4, and if a person buys 100 share and sells them immediately, he is poorer by the bid ask spread, that is loss of 50। मतलब 4.5% में सेल हो रहा है और बाई हो रहा है 4% में, बेसिकली वो कहीं ना कहीं लॉस करेगा। अब ये इसको स्प्रेड कहते हैं सर, बीड आस्क spread. This spread is regarded as the transportation cost which the market charges for the privilege of trading for a transaction size of 100 shares. Now suppose a person wants to buy a 3000 shares. अब 100 की जगह अगर कोई 3000 शेयर खरीदना चाहेगा, तो सेल ऑर्डर विल हिट इस तरह से। 3000 शेयर खरीदेगा तो उसका सेल ऑर्डर ऐसा होगा, मार्केट में जितना अवेलेबल है 1000 का 4% करके, 1000 का 3.90, 1000 का 3.80, ये बाई ऑर्डर। सिमिलरली सेल ऑर्डर हिट करेगा। सेल ऑर्डर कैसे हिट करेगा? बेस्ट सेल प्राइस जो सबसे सस्ता है 3000 आप बाई करोगे, बट सबसे पहले 2000 का 4.5% करके और फिर 1000 टका 4.55 करके। मतलब अगर 2000 शेयर 4.5% करके आपको मैच हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या है? 4.55, 4.5, तो उसमें से 1000 आपको मिलेगा। और बाइंग के लिए 1000 करके 4, 3.90, 3.80, इस 2000 में से 1000 लिया जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से मैचिंग करेगा सर कि 3000 शेयर जिसको बाई करना है, 3000 शेयर जिसको सेल करना है, वो इस तरह से मैच करेगा। सो देयर इज इंक्रीज इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर साइज ऑफ 3000 शेयर। अगर 3000 शेयर होगा तो ऑर्डर साइज बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ऑर्डर साइज ऑफ 100 शेयर, और बीट आस्क स्प्रेड देयरफॉर कन्वेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर स्मॉल ट्रेड। Now we come across the term called impact cost. We have to start by defining the ideal price as the average of the best bid and offer price. In our example, it is 4 plus 4.50. बेस्ट क्या था? 4% का बाई था, 4.5% का सेल था, डिवाइडेड बाई 2 करो तो एवरेज आता है 4.25। इफ एन इनफाइनाइटली लिक्विड मार्केट, अगर मार्केट बहुत लिक्विड है मतलब इजी बाई सेल हो जाता है, इट वुड बी पॉसिबल टू एग्जीक्यूट लार्ज ट्रांजैक्शंस on both buy and sell at the price they are very close to the ideal price of 4% purchase. However, while actually trading, you will pay more than 4.25 per share while buying and will receive less than 4.25 by selling. Percentage degradation which is experienced by ideal price when shares are bought or sold is called impact cost. Impact cost varies with transaction size. Also, it would be different for buy side and sell side. कुछ इस तरह का देखने में मिलता है। कुछ इस तरह का देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक्चुअली इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में मैंने काफी डिटेल्स में फ्यूचर में बात किया था, आप पूछ सके तो एक बार फ्यूचर का क्लास देखो ना, आपको मिल जाएगा। अगर आप 1500 शेयर ले रहे हो तो आपका आइडियल प्राइस क्या हो रहा है? 9.80 और 9.90, उसका एवरेज कर दो तो 9.85। एक्चुअली मार्केट फ्लक्चुएट करता है फ्रैक्शंस में। ठीक है, 9.80 9.90 के बीच में, मतलब यहाँ पर देखो 1000, 2000, 3000 और आप लेना चाहते हो 1500, तो आपको क्या करना है? बाई है 9.80, सेल है 9.90। ठीक है, तो आप कहीं इसके बीच में रहोगे, तो आपका आइडियल प्राइस जो है वो एक्चुअली आपका 9.85। अब आपका एक्चुअल बाई क्या होगा? आपका एक्चुअल बाई कैसे होगा? 1000 शेयर 9.90 करके सबसे बेस्ट है, और 500 शेयर आपको यहाँ से लेना हो 2000 में से, इसका आपका दाम पड़ जाएगा 10%। ठीक है, तो 500 इंटू 10% करके फिर आपको उसको टोटल को 1500 से डिवाइड करना, तो आपका एक्चुअल बाई पड़ जाएगा 9.93। मतलब आप सोच रहे हो 9.85, बट एक्चुअली आपका पड़ रहा है 9.93, 9.93। और आपका इम्पैक्ट कॉस्ट क्या पड़ जाएगा? ये जो 9.93 माइनस 9.85
इसके बीच में जो गैप आया और आपका एक्चुअल जो कॉस्ट था वो 9.85 ये वाला, ठीक है, इससे डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो, तो आपका इम्पैक्ट कॉस्ट है 1500 शेयर का 0.8। तब आपने सोचा था कि मैं 9.85 में ले लूंगा, अल्टीमेटली बाई सेल कर लूंगा, बट वो एक्चुअल में नहीं हुआ क्योंकि आपको सारा कुछ मिला नहीं उस दाम के अंदर। तो 1000 क्वांटिटी मिला 9.80 9.90 के बीच में, और 2000 में से 500 लेना पड़ा 10%, तो आपका कॉस्ट एक्चुअली बढ़ गया सर। और इसका जो गैपिंग हुआ ना, यही आपका इम्पैक्ट कॉस्ट है, ये जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो जो ट्रेडर होता है ना, उनको ये छोटा छोटा इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में आप फ्यूचर के क्लास के अंदर देखोगे ना, मैंने काफी डिटेल्स में वहां पर बात किया। अगर आपको इम्पैक्ट कॉस्ट समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और एक बार बता दूंगा। एक बार घर पे आप गो थ्रू करो, समझ में नहीं आता तो मैं फिर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इंडेक्स मैनेजमेंट एंड इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बात करूंगा, ठीक है, और इंडेक्स मेंटेनेंस और उसको रिविजन भी करूंगा। ऐसे इंडिया में कुछ पॉपुलर इंडेक्स मैंने ऑलरेडी शो कर दिया आपको, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्सेस जिसमें इंडेक्स डेरिवेटिव, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, ठीक है। एक दिन में सारा एक साथ बहुत आप लोगों को भी झमेला हो जाता है। इंडेक्स फंड क्या है, ईटीएफ क्या है, इंडेक्स डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो बस इंडेक्स रिलेटेड कुछ और पॉइंट है मैं चर्चा करूंगा, और तब तक घर पे आप लोग रिवाइज करते रहे। नहीं बोलो ज्योति, प्रिया, क्लियर हुआ कि नहीं? मैं समझ सकता हूँ इम्पैक्ट कॉस्ट में मे भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रह गया है, नेक्स्ट क्लास में इसको और एक बार बता दूंगा सर, तो और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ज्योति, प्रिया, टाटा, फिर इतना ही है। ओके सर, बाय। सर बाय।